ऑटम 2022 क्वेश्चन नंबर 8 13% मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 22% मार्क्स। ऑटम 2022 कौन सा बनता है? सितंबर 22 बनता है ना, सितंबर 22। अल्लाह करे सितंबर 22 का हमारे पास पेपर हो। ये सितंबर 22 कौन कौन से सवाल में मसला था याद है तो जी, धुन में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 में बच्चों का मसला हुआ है। देखते हैं जी। थ्री, 5 और 8 कौन से सवाल हैं? किए तो इंशाल्लाह हमने क्लास में होंगे। 3 एक दिन पार्ट बी में करवाया था, शेयर इशू हुए थे। नहीं आप नहीं थे इसमें, आपने ऑनलाइन लिया होगा। पिछली दफ़ा नहीं करवाया था, इस दफ़ा करवाया। तो कैश पे बताना था कितने शेयर कैश पे इशू हैं, कितने बोनस पे इशू हैं, कितने अदर देन वो हुए हैं। इसमें बच्चे फारग हो गए। फाइनल अकाउंट का सवाल था, डिस्क्लोजर का। 5 IFRS 9, यह पता नहीं पास पेपर का कौन सा क्वेश्चन है। ये सुबह वाला है? नहीं सुबह वाला नहीं है ये, वही हाँ सुबह वाला ही है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द इक्विटी मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, वही जो सुबह वाला सवाल था। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8। ये तो IFRS 15 वाला लग रहा है। ये जो पास पेपर क्वेश्चन तेरा, हार्डवेयर प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड। तो IFRS 15 में फारग हुए कहते हैं बच्चे, फाइनल अकाउंट में फारग हुए। और तीसरा किस में फारग हुए? ये हालांकि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एक सवाल था। पता नहीं अब क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2022। मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 2, वो जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 IFRS 15 वाला 2 और 3 IFRS 9। ये सवाल किया मैं क्लास में हमने। अच्छा नहीं ये एक्स्ट्रा क्लास वाला नहीं है, ये तो नॉर्मल में हुआ था। आगे 5, ये वो जो रेमोनरेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव थे, नीचे उसके नंबर नहीं दिए हुए थे, और लोन टू डायरेक्टर था और उसकी रिकॉन्सिलिएशन नहीं दी हुई थी। तो ये तो दोनों अटेम्प्ट्स में कॉमन निकले, IFRS 15, IFRS 9 और फाइनल अकाउंट। तो वैसे वो ये भी कभी कभी कमेंट्स में कहते हैं कि जिन चीज़ों में नंबर कम आ रहे हैं उनको फिर मैं बार बार भी टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ से अगले साल पता नहीं चल रहा था, ये अगले साल भी पता चल रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि एग्जेक्टिव्स की बनी हुई है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन मीट मी। अच्छा तो इसकी ये वजह नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, बस वो कुछ टॉपिक्स छोड़ जाते हैं, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। द करंट रिजल्ट इज़ हायर देन previous result 27%. It is fairly consistent with previous 3 sessions. The element of selective study was evidence. Many of the examinees secured only 1 marks in question number 3, 4, 5 and 8. यार आप पूरा टॉपिक पढ़ के भी अगर आखिर में 1 नंबर ही लेना है तो फिर जाओ यार, क्या कर रहे हो, अच्छे बच्चे बनो। Whereas numerous other examinees secured full marks in these questions. वो भी ऐसे होंगे जिन्होंने full marks इसमें लिए। Many examinees secured marks in 80s, many 80s, 1980 नहीं 80s, and even as high as 93 marks. Examinees generally secured good marks in 2 or 3 questions, but failed to obtain reasonable marks in remaining questions. Lack of practice was evident in answer scripts, as many examinees were found struggling to obtain the easy marks available in paper. Also, workings were mostly haphazard and consequently partial marks could not be awarded as trail of calculation was not available. Trail of calculation was not available का मतलब है कि आपने वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया,
फिगर्स तो निकाल दी, लेकिन आपने बताया नहीं ये फिगर्स आई कहाँ से। The current result of 42% is a significant improvement compared to both previous session and average of last 5 sessions, which were both. A large number of examinees attempted all of the questions, which contributed to overall passing marks. Additionally, many examinees achieved high scores with maximum of 91. Although some examinees who did not pass the exam performed well on a few questions, they were unable to achieve satisfactory results. It is important to note that past papers can be helpful. ये तो आपसे बात हो गई थी, लेकिन खाली उसी के ऊपर रिलाई नहीं करना होता आपने पास पेपर्स के ऊपर। ओके, अब कुछ मार्किंग प्लान आईकैप की वेबसाइट पे दिया होता है, उसमें उसने हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स लगाए होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है? कंसोलिडेशन में पीपी का 1 नंबर है, गुडविल वर्किंग 1 मुश्किल होती है इसलिए उसके 4 नंबर हैं, वर्किंग 7 भी लंबी होती है उसके 3 नंबर हैं, सीआरई भी लंबी वर्किंग होती है उसके 5.5 हैं, यानी हर पॉइंट के अलग अलग मार्क्स होंगे। तो एंड पे इन द एंड जो भी हुआ, जो कैरी डाउन्स हैं वो बैलेंस शीट के फेस पे ज़रूर पोस्ट कराइएगा, ताकि कैरी डाउन जब बैलेंस शीट के फेस पे पोस्ट हो जाए तो कम से कम आपको उस पोस्टिंग के नंबर मिल जाए। फाइनल अकाउंट में भी इसी तरह है, मार्क्स स्ट्रगल करके लिए जाते हैं, बड़ा इजीली मिल भी जाते हैं। अहमद, आप क्या इनको राय दोगे? आपने कैसे पेपर किया था? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है? आपकी आदत था तो फिर लाइक बच्चे थे, कहते हैं मैंने तरतीब से पेपर स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो होते क्या थे सारे सवाल? तो सारे कितने नंबर का करके आए थे? 100। अच्छा, चलें, एक्सेप्शनल माशाल्लाह बच्चे हैं। अच्छा जी, पेपर में ये ऑब्ज़र्व कर लें कि वो जनरल एंट्री जिस तरह कर रहे हैं, डेट डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखता है, डेबिट क्रेडिट लिखता है, थोड़ा सा देख लें इधर कोई सी हो जाए, सी हो रहा है। इसको जनरल जर्नल कहते हैं, ये जनरल एंट्रीज भी कहते हैं। डेट भी लिख रहा है, डिस्क्रिप्शन भी मिला है, डेबिट क्रेडिट भी लिख रहे हैं। हम तो ये चीज़ें वर्किंग में करते हैं, वो इधर ही ठोकी हुई है इसने। फेयर वैल्यू रिजर्व वगैरह उसने बड़ी मुश्किल से निकाला हुआ है, हम तो टी काउंट बनाते हैं, उसने इधर ही निकाल दिया हुआ है, ये बहुत टफ तरीके से निकाला है इसने। उसके बाद ये तो फिर जनरल एंट्रीज हैं। बैलेंस शीट बनाते हुए उसने हेडिंग बैलेंस शीट की अलग दी है, पी एंड एल की और ओसीआई की एक हेडिंग दी है, पी एंड एल अलग, ओसीआई अलग, यानी हम तो अंडरलाइन करके शो कर देंगे। और जहाँ तक कंसोलिडेशन का सवाल है, अच्छा एमसीक्यूज़ में ये सारा नहीं रिक्वायर्ड होता, ये तो उसने आपके समझने के लिए लिखा हुआ है। एमसीक्यू में तो खाली ऑप्शन भी लिख दें तो ठीक है, वर्किंग का रेफरेंस देना है तो दे दें, लेकिन अगर ऑप्शन असल में टिक हो जाएगी तो वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद लीज में प्रॉपर वो फिर नॉन करंट एसेट की हेडिंग दे रहा है, फिर राइट ऑफ यूज़ की हेडिंग दे रहा है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग दे रहा है, फिर करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग दे रहा है, पी एंड एल के साथ वाज़े फॉर द ईयर लिख रहा है, डेप्रिसिएशन। कभी कभी इसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं डेप्शन इंटरेस्ट के साथ, कभी नहीं भी लगाता। कंसोलिडेशन में कोई एब्रीविएशन यूज़ नहीं करा, वैसे बोंगी मारी है इसने, ऊपर नॉन करंट एसेट की हेडिंग देके नीचे करंट डाल दी है, हालांकि करंट एसेट की हेडिंग यहाँ से ऑनवर्ड्स अलग होनी चाहिए थी। अच्छा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की इकट्ठी हेडिंग डाल के इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दे दी। एनसीआई वैसे इक्विटी में आती है। ये असल में कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल होती है, बारगेन परचेज का मतलब होता है नेगेटिव गुडविल आई है, तो ये गुडविल उसने निकाली है। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से वर्किंग होती है, हमारी डिफरेंट होती हैं। सीआरई का टी काउंट नहीं बनाता, ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाता है। तो ये देख लें, कोई इसने सीआरई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, बस मैक्सिमम जो एब्रीवेशन यूज़ कर रहा है, सीआरई में भी कोई एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर रहा, वो सारा सिर्फ मैक्सिमम ये एब्रीवेशन यूज़ कर रहा है पेरेंट और सब्सिडरी की। एनसीआई भी पूरा लिख रहा है, इन्वेस्टमेंट वर्किंग 7 जिसे हम कहते हैं वो भी पूरी लिख रहा है। लीज में प्रॉपर मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑन लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, कोई एब्रीवेशन यूज़ नहीं कर रहा, 2 to 3 ईयर्स, पूरा 2 to 3 ईयर्स। रिकॉन्सिलिएशन टाइम उसके पास तो होता है ना, हमारे पास नहीं होता। तो बस सीआरई और एनसीआई के अकाउंट के अंदर आप जहां एसआरई का अकाउंट बन रहे वहां एसआरई पूरा लिखें, लेकिन उसके अंदर सीआरई एनसीआई लिखते हैं तो एक्सेप्टेबल है।
ये देख ले भाई, लास्ट टाइम 118 लेक्चर हुए थे। अच्छा, अब ये देखें जी बच्चों ने क्या किया हुआ है। अब ये देखें, इतने लंबे चक्रों में गया है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कंसोलिडेशन में अभी सेंट्री की जरूरत नहीं थी। इस सेंट्री की बजाय अगर वो इन्वेस्टमेंट्स में आके ही शो कर देता कि इतना है, वो भी काफ़ी था। इसी तरह नीचे आए, उसने लाइनें डाली हैं, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन। हालांकि मैंने आपको आखिरी क्लासेस में कहा था कि इस तरह की वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, खाली रिवैल्यूएशन सरप्लस को वर्किंग वन में ब्रैकेट में निकाल दें इंस्टेड ऑफ के एक वर्किंग करें। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के पेपर मार्क हुए हुए उसमें चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस जैसे निकला हुआ है, तो अब इधर वर्किंग 8 की ज़रूरत नहीं है। जब आप वर्किंग 1 करें तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डायरेक्ट यहीं ब्रैकेट में निकाल दें इंस्टेड ऑफ कि आप अलग से जाएं। ये अब आप लोगों ने आखिरी दिनों में देखना है। और अजीब पता नहीं धुन में सवाल कर रहे होते हैं, उधर से कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हो रहा है, इधर से लीज रिसीवेबल है, पता नहीं चल रहा कि लेसर का सवाल है या लेसी का। लेसी के सवाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, लेसर के सवाल में लीज रिसीवेबल आता है। अब अपनी धुन में लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो निहायत ही यानी कि अब अच्छा, ये सवाल शुरू किया इसने आंसर नंबर 5 और फेस वैल्यू से सवाल शुरू कर दिया। हालांकि सवाल की रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज करना। अब जनरल एंट्रीज आप पहले करेंगे, फिर वर्किंग्स में आप हेडिंग देंगे फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये वर्किंग्स में हेडिंग देंगे, ना कि आप आंसर नंबर 5 लिख के यहाँ करें। और इसके बाद फिर इसको चलते चलते ना एकदम ख्याल आ गया जनरल एंट्रीज मांगी हुई है, तो ये फिर जनरल एंट्रीज करने लग गया है। वो आगे मार्कर ने लिखा हुआ है 2015 की एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, 15 की भी कर गया है। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट का अब ये देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस, अब ये मेन जनरल एंट्री और INTEXP लिख रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, अब ये जब टी अकाउंट बनते हैं तो फिर जब डबल अंडरलाइन लगा देते हैं तो पता चल जाता है साल क्लोज हो गया। अगर बहुत ज़्यादा डेट्स लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन वेंचर में बार बार डेट्स लिखेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। बस P&L बैलेंस ही निकालें, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिख के, वो काफ़ी है। डेट्स लिखते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। वो अंडरलाइन लगा दी तो पता चल गया। कोई एक डेट भी क्लोजिंग के साथ लिख दें तो काफ़ी हो जाएगी। बार बार डेट्स लिखना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के टी अकाउंट बनाते हुए, वो फिर ऐसे टाइम्स आया है। अच्छा, अच्छा, वो एक हम फुट नोट डालते होते थे, पीस शेयर इन एस डिविडेंड, फटा हुआ सफा। वो फुट नोट हम जब P&L सारा बन जाता था उसके नीचे डालते थे। इसने जो TCI एट्रीब्यूशन वाली वर्किंग है उसके और P&L के दरमियान में एट्रीब्यूशन शुरू की है और उसके दरमियान के अंदर ये वर्किंग भी ठोक दी है बीच में। अभी P&L इसका मुकम्मल नहीं हुआ, P&L यहां जाके मुकम्मल हुआ, उसके दरमियान में एक वर्किंग आ रही है। अब ये देखें, अब कंसोलिडेशन में कुछ तो यहां तक चले गए, एंट्रीज कर रहे हैं, PPE डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, SRE डेबिट, PPE क्रेडिट, फिर इनको जाके फेस पे पोस्ट कर रहे हैं, तो फुल टाइम वेस्टेज। अच्छा भाई, अब ये एनिमल तो कोई लफ्ज़ नहीं है, बायोलॉजिकल एसेट लफ्ज़ है। अब अगर आपने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस निकालनी है तो एनिमल की तो नहीं है, बायोलॉजिकल एसेट लफ्ज़ है। अब अपनी तरफ से तो लफ्ज़ नहीं होंगे जो हम यूज़ कर लें, उसका कोई नाम होगा। नॉन करंट एसेट्स में शीप का रेवड़, अब शीप का रेवड़ एसेट नहीं है, शीप डैश बायोलॉजिकल एसेट लिख सकते हो, रेवड़ साथ लिख दिया कि एसेट्स में रेवड़ पड़ा हुआ है हमारे पास। न्यू बॉर्न शीप, अब शीप दोनों शीप ही हैं, अब न्यू बॉर्न शीप अलग से एसेट्स में आ रही है, न्यू बॉर्न शीप, न्यू बॉर्न के नाम से। अब ये पूरे सिलेबस में हमें कहीं नहीं एंट्री की रेंटल इनकम डेबिट, रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट, इतनी ये कहां से एंट्रीज निकाली हैं। ये फेस बन रहा है CT के नोट का, CTDT। अब रिकॉन्सिलिएशन जहां बननी होती है, रिकॉन्सिलिएशन नीचे बन रही है, डोंट यूज एब्रीविएशन, ये CTDT मेन न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें CTDT यूज करें। करंट टैक्स एक्सपेंस यूज करना है। अगेन वर्क
ये देखें ना, फिर ऐसे भी पेपर होते हैं पूरा बेड लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस, ऐसे लोगों के पास भी टाइम होता है। यहाँ थोड़ी सी डंडी मार गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स रेट, बस 7.1 7.2 लिखना भूल गया। पेरेंट्स शेयर ऑफ एसोसिएट प्रॉफिट लफ्स है, सीएल्स शेयर ऑफ टीएल्स प्रॉफिट लफ्स नहीं है जो पीएनएल के फेस पे आना है। और पाइजन ने जीपी के नीचे डाला हुआ है ना, पीबीटी से ऊपर डालना होता है बस अपनी। अच्छा यार ये इजी मार्क्स बंदा ले सकता था, इसने ऊपर तक सारा सवाल कर दिया था, टीसीआई एट्रीब्यूटेबल में एट्रीब्यूट करना भूल गया। हालांकि अगर ऊपर गलत फिगर्स भी आई हुई हैं तो इनके एट्रीब्यूट करके मेरे ख्याल से उसने आधा आधा या एक एक नंबर एग्जामिनर ने इसका रखा होगा। चाहे गलत फिगर्स लिखता है, इसको यहाँ एट्रीब्यूशन के मार्क्स मिल जाते कि इसको एट्रीब्यूशन करनी आती है। ये अब इजी मार्क्स इसने लूज कर दिया पूरे सवाल में। जाहिर बात है इसको डाउट हुआ होगा कि मेरी फिगर्स ऊपर सही नहीं है। डाउट क्या, यकीन होता है हमें कि हमारी फिगर्स ऊपर सही नहीं है। तो जब हमारी ये वाली फिगर सही नहीं है तो हम कहते हैं अब एट्रीब्यूशन क्या करनी हो, तो गलत फिगर एट्रीब्यूट। हालांकि इसकी मार्क्स पूरे मिलेंगे, ऊपर वाली गलती के सिर्फ कोई आधा एक नंबर कट जाएगा। अच्छा अब एक पार्ट मैं बनाने लगा हूँ, वो जो किसी बच्चों ने सवाल पूछे हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल है, जिसने लेना है वो ले ले। तो बंद करो, बैठे रहें जरा।